हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SM स्टडी गुरु पर। मैं हूं निशांत पाठक और आज हम चर्चा करेंगे अपने टारगेट बैच की अगली श्रेणी की, यानी जो भारतीय इतिहास की एक श्रृंखला चल रही है जो पैट से संबंधित है, इसके अगले चैप्टर की, यानी चैप्टर नंबर 5, जिसमें गुप्त वंश, समुद्रगुप्त स्पेशली और चंद्रगुप्त द्वितीय को शामिल किया गया है। इसके सभी पॉइंट्स को देखेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, जिसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी पैट की तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा। साथ ही उसके आंसर्स भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर अपना, जो गुप्त वंश से रिलेटेड है। साथ ही साथ स्पेशली इसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित तथ्य शामिल किए गए हैं। तो पहला पॉइंट, गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त था, जिसने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। ठीक है। गुप्त संवत के प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था तथा इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। इसी से गुप्त वंश का आगे का जो कार्यकाल है वह तय किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त यानी 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हर्षेय ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्त कहा गया है, एवं इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। किसमें? इसी जो प्रयाग प्रशस्त है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा एवं इसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, जबकि कहा यह जा सकता है कि नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेय प्रयाग प्रशस्त लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है। कौन? हर्षेय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जबकि इसके चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख मिलता है। साथ ही समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। प्रथम नीति कौन सी थी? ग्रहण की, यानी शत्रु पर अधिकार करना। द्वितीय नीति जो थी वह थी मोक्ष की, यानी शत्रु को मुक्त करना। साथ ही तृतीय नीति जो थी वह थी अनुग्रह की, यानी शत्रु को उसका राज्य लौटा देना। तो ये किसके लिए था? दक्षिणापथ की विजय के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है तथा इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। कौन सी उपाधि? कविराज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक एक अन्य नाम देवगुप्त, उसका अन्य नाम क्या मिलता है? देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हालांकि इसने बाद में उपाधि धारण की, इससे पहले समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकार भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपयक यानी रूपक कहा जाता था। इसके नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे।
इन्होंने अपनी कृति लिखी है मुद्रा राक्षस। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी बराहमिहिर, चौथे कोशकार अमर सिंह, पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठवें रत्न फलित ज्योतिषिकी छपड़क थे। कौन से? छपड़क। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार सातवें विद्वान बैराकरणज्ञ बरुच, आठवें जादूगर बेताल मट्ट तथा नौवें रत्न घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन? धन्वंतरी। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। कौन? धन्वंतरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। कौन? भास्कराचार्य। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। किसने? भास्कराचार्य ने। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी हेतु विषयों पर प्रकाश डाला गया है। किसमें? गणित तथा खगोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। किन्हें? स्वर्ण मुद्राओं को। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं तथा 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इसमें 16वीं तथा 17वीं गुफाएं बिहार की हैं, मतलब जिनमें बिहार शामिल किए गए हैं, तथा 19वीं गुफा चैत्य के रूप में अवस्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त लेखों में भूमिकर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। किसे? भूमिकर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। साथ ही गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। तो साथ ही अब हम चर्चा करेंगे अपने अभ्यास प्रश्नों की। तो पहला, गुप्त वंश ने किस अवध में शासन किया? तो 319 ईस्वी से 519 ईस्वी, 325 से 375, 319 से 324, 566 से 597, 319 से 500। क्यों? 319 में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन प्रारंभ किया था। इसके बाद ही अवध स्टार्ट की गई। क्यों? क्योंकि गुप्त संवत इसी तिथि से शुरू माना गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को। तो किसे? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका? समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बाद में धारण की थी, वो भी किससे लेकर? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। क्या नाम था? महेंद्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, औरंगजेब का, शाहजहां का, तारासिको का। किसका? जहांगीर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, राजेंद्र प्रथम ने, अमोघ वर्ष ने, गोमती पुत्र सातकर्णी ने। तो किसने? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? भरूच, कल्याण, खंबात, ताम्रलिप्त। यह ताम्रलिप्त, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन? ताम्रलिप्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, चरक, भास्कराचार्य, सुश्रुत। किसका? भास्कराचार्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीलावती के लेखक कौन थे? महावीराचार्य, भास्कराचार्य, हेमचंद्राचार्य, कालकाचार्य। तो कौन? भास्कराचार्य। अभी ऊपर डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालिदास किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त में, अशोक महान, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो कार, सापड़, दीनार, रूपक, किससे? रूपक। दीनार तो स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो अगर ये पूछा जाए कि स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने जारी की, तो कुषाणों ने सबसे पहले जारी की, उसमें भी कनिष्क ने। ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? किस अभिलेख से? एरड़ से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो किससे? एरड़ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, मगध। किसने? गुप्त वंश। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ बता सकते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो का कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।